हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर पलवल में अभी भी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा ही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो कल जो हमने शुरू किया था वो ऑनलाइन क्लास हमने शुरू की थी कल अकाउंट्स में। टॉपिक हमने शुरू किया था बेटा चैप्टर नंबर 7 का इशू ऑफ डिबेंचर्स में, जहां हमने डिबेंचर्स का बेसिक देखा था। डिबेंचर्स क्या होते हैं, उनके क्या फ़ीचर्स होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है, ये सारा कल मैंने आपको बताया था। तो आज जो टॉपिक कवर करना है उसी श्रृंखला में, उसका नाम है बेटा टाइप्स या काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। कि डिबेंचर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा, उस पर मुझे चर्चा करनी है। तो देखिए वो आपके सामने यहाँ बुक में दे रखा है पेज नंबर 7.2 पे, तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं बेटा सिक्योर्ड या मॉर्टगेज डिबेंचर्स। देखो ये वो डिबेंचर्स होते हैं बेटा जो सिक्योर्ड माने जाते हैं। सिक्योर्ड क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना कि डिबेंचर्स का आम तौर पे कंपनी के एसेट्स पे चार्ज होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर डिबेंचर होल्डर की पेमेंट कंपनी टाइम पे ना कर पाए तो उनके पास अधिकार होता है कि वो कंपनी के एसेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। इसी को हम चार्ज कहते हैं कि उनका कंपनी के एसेट्स पे चार्ज है। लेकिन बेटा चार्ज भी एक तरह का नहीं होता। चार्ज भी बेटा दो तरह का हो सकता है। देखो जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बेटा, एक तो है फिक्स्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है बेटा? फिक्स्ड चार्ज। एक हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज। देखिए रहा फ्लोटिंग चार्ज। दो तरह का चार्ज हो सकता है, फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लीजिए। बेटा फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है वो चार्ज, वो केस जहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स का जो है चार्ज किसी विशेष असेट पे होता है। अगर डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट टाइम पर नहीं की जाएगी तो डिबेंचर होल्डर उस विशेष असेट को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। यानी जो ये चार्ज है फिक्स्ड चार्ज, ये सभी असेट्स के ऊपर नहीं होता। ये जिन डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है उनके पास अधिकार किसी विशेष असेट को बेचने का रहता है, क्योंकि ये चार्ज सभी असेट्स पे नहीं है, किसी विशेष असेट पे होता है। जबकि जो फ्लोटिंग चार्ज होता है वो चार्ज सभी असेट्स पे ओवरऑल होता है। ठीक है ना? आई थिंक डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी व्यक्ति को कुछ डिबेंचर्स दिए और उसको बोला कि तू मेरे पास एक मशीनरी है, अगर मैं तेरे डिबेंचर्स की पेमेंट ना कर पाऊँ तो तू मेरी मशीनरी को बेचकर पैसे वसूल कर लेना। ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने डिबेंचर होल्डर को ये भी बताया कि तेरा अधिकार किस असेट पे रहेगा अगर कल को मैं तेरी पेमेंट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को डिबेंचर इशू करता हूँ और उसे ये बोलता हूँ कि आपके डिबेंचर सिक्योर्ड हैं लेकिन मेरे सभी असेट्स के ऊपर, अर्थात किसी विशेष असेट को आप नहीं बेच सकते पर सभी असेट्स पे ओवरऑल चार्ज आपका रहेगा। इसका मतलब ये है कि फिर उनका अधिकार किसी विशेष असेट में नहीं होगा, उनका अधिकार सिर्फ सभी असेट्स पे ओवरऑल होगा। जब सभी असेट्स ओवरऑल बिक जाएंगे तो उसमें से जो पेमेंट आएगी उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। ये फ़र्क होता है बेटा फिक्स्ड चार्ज के अंदर और फ्लोटिंग चार्ज के अंदर। अब अगर फिक्स्ड चार्ज वाला केस है, यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी ने किसी डिबेंचर होल्डर को राइट दिया है कि आप इस विशेष असेट को बेच सकते हैं अपनी पेमेंट वसूल करने के लिए, अगर कल को हम आपकी पेमेंट ना कर पाए, तो फिक्स चार्ज के केस में कंपनी के पास उस चार्ज को यूज़ करने का जो अधिकार, उस असेट को यूज़ करने का जो अधिकार होता है वो कम रह जाता है, या ये कह लीजिए ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिक्स चार्ज के केस में ये रूल है कि कंपनी जो है वो उस असेट को ना तो बेच सकती है ना उसका कुछ और कर सकती है। किस असेट का? जिस असेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया था आपको, मैंने किसी व्यक्ति को डिबेंचर इशू किया और उसको फिक्स्ड चार्ज दे दिया अपनी मशीनरी पे। तो जिस मशीनरी पे मैंने चार्ज दिया है उस मशीनरी को ना मैं बेच सकता हूँ ना गिरवी रख सकता हूँ, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी अब एक तरीके से सिक्योरिटी है उस डिबेंचर होल्डर की जिसका चार्ज उसके ऊपर है। ठीक है, जिसका अधिकार उसके ऊपर है। दूसरा केस हो सकता है फ्लोटिंग चार्ज वाला। फ्लोटिंग चार्ज में ऐसी कोई बंदिश नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज में, क्योंकि देखो फ्लोटिंग चार्ज किसी विशेष असेट पे तो है नहीं, सभी असेट्स पे ओवरऑल चार्ज है, इसलिए फ्लोटिंग चार्ज के केस में डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो अपने असेट्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकती है, बेच भी सकती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फिक्स्ड चार्ज डिनाइज द कंपनी,
अर्थात फिक्स चार्ज के केस में कंपनी के पास अधिकार नहीं होता किस चीज़ का, फ्रॉम डीलिंग विद द मॉर्टगेज असेट्स, उस असेट से डील करने का जो उसने चार्ज पे दे रखे हैं। जबकि फ्लोटिंग चार्ज के केस में कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम यूजिंग द असेट्स, यानी जो असेट्स फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कवर होते हैं उन असेट्स को कंपनी आराम से यूज़ कर सकती है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर कंपनी डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे ना कर पाए ड्यू डेट के ऊपर, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, वो अपना पैसा वसूल लेते हैं उन असेट्स के थ्रू जिन असेट्स को उनके पास चार्ज पे रखा गया है। ठीक है, अब इसमें भी दो तरह के डिबेंचर हो सकते हैं बेटा, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स और सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका पहला क्लेम होता है कंपनी के एसेट्स पे जिनको चार्ज पे रखा गया है। अर्थात अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती तो पहले असेट्स को बेचने के बाद पेमेंट इनकी होगी, जो फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स हैं। फिर बेटा सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स होते हैं, इनका दूसरा क्लेम होता है एसेट्स के ऊपर। यानी कि मान लीजिए दो तरह के डिबेंचर्स हैं, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, और कंपनी दोनों की पेमेंट नहीं कर पाई, तो जब असेट्स बिकेंगे तो पहले पेमेंट किसको मिलेगी बेटा, फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर्स को, क्योंकि इनका पहला क्लेम है कंपनी के असेट्स पे। और जो सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स हैं इनका सेकंड क्लेम है कंपनी के असेट्स पे। ठीक है ना, देखो सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर्स आर दोज विच आर हैविंग अ सेकंड क्लेम ऑन द असेट्स चार्ज्ड। ठीक है ना, और इंडिया में बेटा डिबेंचर्स के ऊपर ये कंपलसरी है कि उनको सिक्योर करवाना ही पड़ता है। यानी कि इंडिया में आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, आपको सिक्योर्ड ही इशू करने पड़ेंगे। और सिक्योर्ड में भी दोनों हो सकते हैं, फिक्स चार्ज वाले भी और फ्लोटिंग चार्ज वाले भी। और सिक्योर्ड का ही दूसरा नाम क्या है, मॉर्टगेज डिबेंचर्स। तो ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 2 कौन सा है बेटा, अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड का मतलब जो सिक्योर्ड नहीं है। देखो मैंने आपको बताया आमतौर पे डिबेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं, और इंडिया में तो एक कंपलसरी है कि सिक्योर्ड होने चाहिए। लेकिन फिर भी दूसरा प्रकार डिबेंचर्स का वो होता है जो जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती, अर्थात जिनके पास ना तो किसी एसेट का फिक्स चार्ज है और ना ही फ्लोटिंग चार्ज है। ठीक है ना, तो जो इस तरह के डिबेंचर्स होते हैं उनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माना जाता है, क्योंकि इनकी पेमेंट सिक्योर्ड नहीं है ना बेटा, इनको किसी भी एसेट पे चार्ज नहीं दिया गया। कल को अगर कंपनी इनकी पेमेंट नहीं कर पाती है तो इनके पास किसी भी एसेट को बेचने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इनको चार्ज दिया ही नहीं गया, इसलिए ये सेफ नहीं है। तो सेफ मतलब सिक्योर्ड, और सेफ ना होना मतलब अनसिक्योर्ड, इसलिए क्या माने जाते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। और इनको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं बेटा, कंपनी के क्रेडिटर्स। तो आप इसको अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कह लो या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह लो, बात वही है। ठीक है, उसके बाद सच डिबेंचर्स आर नॉट वेरी कॉमन दिस डेज। आज के टाइम पे ये डिबेंचर इतने कॉमन नहीं है, इनफैक्ट ये इतने कम इशू किए जाते हैं कि अगर किसी डिबेंचर के बारे में ना बताया जाए कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है तो आप उसको क्या मान सकते हो, सिक्योर्ड मान सकते हो। ठीक है ना, चलिए तीसरे बेटा होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होते हैं बेटा कि जिनको आपने डिबेंचर इशू किया और उन व्यक्तियों का नाम कंपनी के एक रजिस्टर में आता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। देखो ये लिखा है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो जिन डिबेंचर्स के होल्डर्स का नाम इस रजिस्टर में आता है उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और जिन डिबेंचर के होल्डर्स का नाम इस रजिस्टर में नहीं होता उसको बोलते हैं बियरर डिबेंचर, जो अगली कैटेगरी है हमारी। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से हुए, जिन डिबेंचर्स के होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में आया है, और सिर्फ नाम नहीं उनका पता भी, नेम एंड एड्रेस। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति ए को डिबेंचर दिया और उसका एड्रेस है मान लीजिए हाउस नंबर 816 पलवल आगरा चौक, तो इस व्यक्ति का नाम यानी कि ए और उसका एड्रेस हाउस नंबर 816 आगरा चौक पलवल, ये कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में होना चाहिए, तभी वो रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाएंगे, वरना वो रजिस्टर्ड डिबेंचर नहीं कहला सकते। और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में रूल क्या होता है, उसका रूल ये होता है कि ऐसे डिबेंचर्स को आप फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र करने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने डिबेंचर्स को दूसरे व्यक्ति को देना चाहे, अपना मालिक का ना हक छोड़ के दूसरे व्यक्ति को उसका मालिक बनाना चाहे, तो वो फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि अगर ए के पास डिबेंचर्स हैं रजिस्टर्ड वाले और वो चाहता है कि इसका मालिक अब बी बन जाए, मैं नहीं रहना चाहता, तो वो ए बी को दे दे, इससे बी उसका मालिक नहीं बनेगा, इस तरीके से वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ट्रांसफ़र करने का तरीका होता है इस केस में कि यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को एक
प्रॉपर ट्रांसफ़र डीड मतलब एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, अर्थात एक डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने पड़ेंगे, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तब जाके वो डिबेंचर ट्रांसफ़र होगा, तब जाके ए अपने डिबेंचर बी को ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो हैं वो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफ़र नहीं होते, उसके लिए आपको प्रॉपर्टी डीड को ट्रांसफ़र डीड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है। और जो बेटा इस पे प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो ब्याज होता है उस डिबेंचर के ऊपर, वो उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई व्यक्ति ए है जिसने हमारे से डिबेंचर खरीदे हैं और उसका नाम और पता हमने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में लिखा है, तो डिबेंचर्स पे जो ब्याज और जो उसका मूल अमाउंट पे किया जाएगा कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे, वो दोनों ही चीज़ें, ब्याज तो देखो कंपनी हर साल देगी या 6 महीने बाद देगी, लेकिन जो उसका मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कंपनी कब देगी? जब उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी या फिर जब कंपनी बंद होगी। तो इस सारी पेमेंट जो करनी है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट की है चाहे ब्याज की है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में वो उसी व्यक्ति को की जाएगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर आ रहा है, अर्थात रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए फोर्थ कौन से है बेटा? बियरर डिबेंचर्स। ये रजिस्टर्ड डिबेंचर से उल्टे हैं बेटा। ये वो डिबेंचर्स हैं जिनके होल्डर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में नहीं आता है। ठीक है ना, यानी इनका नाम और इनका पता कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर में नहीं होता। और इनमें क्या होता है, इनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो सिर्फ डिलीवरी से। यानी अगर बियरर डिबेंचर एक व्यक्ति दूसरे को देना चाहता है, अपना स्वामित्व छोड़कर दूसरे व्यक्ति को उन डिबेंचर्स का स्वामी बनाना चाहता है, तो उसके लिए कोई यहाँ पर ट्रांसफ़र डीड्स एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इस बियरर डिबेंचर्स को सिर्फ अगर एक व्यक्ति दूसरे को दे दे तो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में ट्रांसफ़र डीड साइन करनी पड़ती है, जबकि बियरर डिबेंचर्स के केस में कोई ट्रांसफ़र डीड आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ क्या करो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिबेंचर दे दे, यानी कि अपने डिबेंचर दूसरे को डिलीवर कर दे, तो उसी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर मान लीजिए ए ने अपने डिबेंचर बी को दे दिए, तो पहले उसका स्वामी अगर ए था, तो अब उसका स्वामी कौन बन गया? बी, अर्थात सिर्फ डिलीवरी से ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ये ऐसा किसके केस में होता है बेटा? बियरर डिबेंचर्स के केस में। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल और ब्याज पे किया जाता है वो किसको दिया जाता है? डिबेंचर्स के बियरर को, अर्थात जिसके पास वो डिबेंचर उस समय हैं उसी को हम उसका ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे। मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में क्या था, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसको दिया जाता था जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में है। लेकिन बियरर डिबेंचर्स के केस में जो ब्याज और प्रिंसिपल दिया जाता है वो उसको दिया जाता है जिसके पास वो डिबेंचर है। ठीक है ना। चलिए कूपन्स, इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर दिया कि डिबेंचर्स के साथ बेटा कूपन अटैच होते हैं। जो बियरर डिबेंचर्स होते हैं इनके साथ एक कूपन अटैच रहते हैं और इंटरेस्ट उसी व्यक्ति को पे किया जाता है जो उन कूपन्स को बैंक में दिखा देता है। अब कंपनी ने एक स्पेसिफाइड बैंक तय कर रखा है और ये कह दिया कि ये बियरर डिबेंचर्स हैं। मान लीजिए कंपनी ने ए को इशू किए तो ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दिए और बी के पास फिर वो कूपन चला जाएगा, तो बी वो कूपन लेकर बैंक में आ जाएगा और जो बैंक है वो बी को ब्याज दे देगा, क्योंकि बियरर डिबेंचर्स के केस में ब्याज और प्रिंसिपल उसी को मिलता है जिसके पास उस टाइम वो डिबेंचर्स होते हैं। और ब्याज देने के लिए बस वो कूपन दिखाना है, बी वो कूपन दिखा देगा और बैंक से ब्याज प्राप्त कर लेगा। लेकिन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के केस में जो प्रिंसिपल है और जो ब्याज है वो उसी को दिया जाता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में यानी कि रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में है। जबकि बियरर डिबेंचर के केस में प्रिंसिपल और ब्याज उसको दिया जाता है जिसके पास वो डिबेंचर्स हैं उस टाइम पे। ठीक है, जिस टाइम ब्याज देना है। चलिए पांचवें की बात करते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। बेटा रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको कंपनी रीपे कर देगी, अर्थात उनकी पेमेंट वापस कर देगी, या तो एक ही किस्त में, एक ही किस्त को हम क्या बोलते हैं? लंप सम, या तो एक ही किस्त में एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, या फिर बहुत सारी किस्तों में अपनी लाइफ टाइम के दौरान। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे हैं और वो डिबेंचर्स रिडीमेबल हैं, तो उस डिबेंचर्स में लिखा होगा कि कंपनी इनकी पेमेंट कितने समय बाद करेगी। मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी इनकी मैच्योरिटी डेट 10 साल बाद है, 10 साल बाद पेमेंट करेगी, तो 10 साल बाद वो पेमेंट एक किस्त में भी हो सकती है, अर्थात 10 साल बाद मैं उस व्यक्ति को 1 लाख की पेमेंट वापस कर दूंगा। जो 1 लाख रुपये मैंने उसको डिबेंचर इशू करके उससे उठाए थे वो 1 लाख रुपये उसको 10 साल बाद वापस कर दिए जाएंगे जब उसकी
उसकी मैच्योरिटी होगी। तो ये तो हो गया एक किस्त का एग्जाम्पल। लेकिन बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होगा, कंपनी सारा पैसा एक किस्त में वापस ना करके बहुत सारी किस्तों में वापस देगी। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 1 लाख का डिबेंचर मैंने ए को दिया था, तो मान लीजिए उसके मैच्योरिटी का टाइम आने वाला है, तो उसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है। यहाँ पर हम उसको डिफरेंट ईयर्स में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए मुझे उसको 10 किस्तों में वापस करना है, तो 1 लाख का डिबेंचर 10 किस्तों में वापस होगा, अर्थात एक किस्त बनेगी 10,000 की। तो वो जो कंपनी है वो टाइम टू टाइम 10-10 हज़ार करके वो डिबेंचर की रिपेमेंट कर देगी। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है ये है इंस्टॉलमेंट्स का, जब कंपनी ने किस्तों में पैसा वापस किया, और वही पैसा किस्तों में वापस ना होके एक ही किस्त में भी हो सकता था, ठीक है ना। और मैक्सिमम डिबेंचर्स जो होते हैं वो जनरली इसी टाइप के होते हैं, अर्थात रिडीमेबल होते हैं। या तो वो एक किस्त में वापस होंगे या फिर वो बहुत सारी किस्तों में वापस होंगे, लेकिन ज़्यादातर होते कौन से हैं, रिडीमेबल। ठीक है बेटा। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं बेटा इररिडीमेबल डिबेंचर, जिसको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। इररिडीमेबल डिबेंचर बेटा वो डिबेंचर होते हैं जिनको कंपनी अपने पूरे समय काल के दौरान, जितना भी उसका जीवन काल है, उसमें उसको रीपे नहीं करती। देखो, इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर नॉट रीपेएबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी जब तक कंपनी चलेगी तब तक उसकी पेमेंट वापस नहीं होगी। रिडीमेबल में क्या था, रिडीमेबल में पेमेंट वापस कर दी जाती है, चाहे एक किस्त में करे चाहे बहुत सारी किस्तों में करे। लेकिन जो इररिडीमेबल हैं, 6 टाइप जो है हमारा, इस केस में कंपनी अपने पूरे जीवन काल के दौरान डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करती। इनको सिर्फ तभी रीपे किया जाता है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, अर्थात वाइंड अप हो जाती है, यानी जब कंपनी बंद होती है। जब कंपनी को बंद करते हैं तभी इन डिबेंचर्स की पेमेंट होती है, उससे पहले पेमेंट नहीं होती। चलिए फिर बेटा 7वां देख लेते हैं। 7वां है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर होते हैं बेटा, जैसे नाम से क्लियर है, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात परिवर्तित कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। किस में परिवर्तित कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में या फिर किसी और सिक्योरिटीज़ में। अर्थात मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति ए को डिबेंचर इशू किया और उसको यह अधिकार दिया कि आज तो ये आपको मैं डिबेंचर दे रहा हूँ, कुछ समय बाद आपकी इच्छा है, आप चाहो तो अपने इस डिबेंचर को शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने उसको इस तरह का डिबेंचर दिया है जो बाद में शेयर में कन्वर्ट हो सकता है या किसी और तरह की सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है। अब कन्वर्ट करने का ऑप्शन डिबेंचर होल्डर के पास भी हो सकता है या कंपनी के पास भी हो सकता है। अर्थात वो कन्वर्जन जो है डिबेंचर का शेयर में, वो डिबेंचर होल्डर की मर्जी से भी हो सकता है या फिर कंपनी की मर्जी से भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर समय के बाद, जो कि पहले से तय किया जाएगा कि मर्जी किसकी रहेगी। या जब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, आप तभी तय कर लेते हो कि ये किसकी इच्छा से कन्वर्टिबल होगा, डिबेंचर होल्डर की इच्छा से या कंपनी की इच्छा से। दोनों केस में से कुछ भी हो, लेकिन अगर वो डिबेंचर कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स में, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है बेटा। और कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा, जैसे देखिए कन्वर्टिबल भी 2 तरीके से हो सकता है, एक फुल्ली कन्वर्टिबल, एक पार्टली कन्वर्टिबल। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स तो वो होते हैं बेटा जिनको आप सारा ही शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 5,000 डिबेंचर दिए और उसको अधिकार दिया कि अपने सारे डिबेंचर्स आप शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, तो ये कौन से डिबेंचर हुए बेटा, फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लेकिन जब सभी डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट ना किया जा सके, देखो ये लिखा है व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। जब उस डिबेंचर्स का कुछ पार्ट ही शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता हो और बाकी पार्ट ना हो सकता हो, तो उसको बोलते हैं बेटा पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। पार्टली मतलब उसका एक पार्ट कन्वर्ट हो सकता है, वो पूरी तरह शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, मैं दोबारा बताता हूँ। व्हेन ओनली अ पार्ट, जब सिर्फ एक पार्ट, एक हिस्सा उन डिबेंचर्स का शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता हो, तो उनको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और जब पूरा अमाउंट डिबेंचर का शेयर में कन्वर्ट हो सकता हो, तो ऐसे डिबेंचर्स को बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और जो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, उनको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है बेटा। चलिए फिर आता है इसके ऊपर सेबी की गाइडलाइन है, जो ये कहती है कि जहाँ पर आपको कन्वर्जन कराना है, ठीक है, जहाँ पर कन्वर्जन होना है डिबेंचर्स का शेयर्स में 18 महीने के बाद और 36 महीने से पहले। देखो सेबी गाइडलाइंस रिक्वायर दैट वेयर द कन्वर्जन इज टू बी मेड एट और आफ्टर 18 मंथ्स, 18 महीने या उससे बाद, लेकिन 36 महीने से पहले। किसके, डेट ऑफ अलॉटमेंट के। तो ऐसे कन्वर्जन में चाहे वो पार्टली हो या फुल्ली हो, वो किसके ऑप्शन पे होगा, डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे होगा।
ठीक है ना। और दूसरा वो कहता है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स काफ़ी पॉपुलर हैं आज के टाइम पे, क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी देते हैं। लिक्विडिटी क्यों देते हैं? क्योंकि इन डिबेंचर्स को आप जब मर्जी चाहो शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, जब मर्जी चाहो बेच सकते हो, तो ये कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर ये सेफ्टी भी देते हैं, क्योंकि आपको पता है डिबेंचर्स जब तक डिबेंचर्स के रूप में हैं तब तक वैसे भी सेफ़ हैं। अगर डिबेंचर होल्डर की मर्जी है, अगर वो चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, लेकिन जब तक वो डिबेंचर की फॉर्म में रहेंगे तब तक वो सेफ़ रहेंगे। सेफ़ क्यों रहेंगे? क्योंकि आपको पता है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तीसरा, इसके अलावा वो कहता है एश्योर्ड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। ये मैंने आपको भी बताया कि जब तक डिबेंचर की फॉर्म में है तब तक उनको ब्याज मिलना ही मिलना है, एश्योर्ड रिटर्न आना ही आना है, ठीक है ना। तो इस 3 फायदे होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी बेटा आप चूंकि मेरे सामने नहीं बैठे तो कुछ डाउट्स रह सकते हैं आपके मन में, तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दें जो भी आपके डाउट्स हैं। वो डाउट्स मैं कोशिश करूँगा कि साथ के साथ ही सॉल्व कर दिए जाएँ। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू।